जब एक लड़का शादी के बारे में सोचता है आज के टाइम में तो उसे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के थॉट से ही चलोगे फिर तो रिश्ता नहीं चलेगा। मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं? मैट्रिमोनियल सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये क्रिमिनल हो जाता है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है बेसिकली उससे कैसे डील करते हैं आप इन्हें सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस में? जहाँ आपकी ईगो स्टैंड कर जाती है वहाँ पे आपके रिश्ते बिल्डअप नहीं होंगे। कि जब लव मैरिज की बात आती है तो जो पेरेंट्स होता है और सोसाइटी होती है उसका इन्वॉल्वमेंट ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है भाई, तुम अपना देख जो लो। सोसाइटल प्रेशर होता है ना, जिसको मेंटेन करके आप रिश्तों को बैलेंस कर सकते। अगर किसी ने आपका प्रेशर नहीं मानना तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं पंकज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो वेशभूषा देख के तो आपको पता लगे होगा पंकज भाई एडवोकेट हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू, आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। जी बिल्कुल, इनवाइट तो आपको करना ही था। बहुत टाइम से हम देख रहे थे आपको अप्रोच करने की, आज फाइनली आप हमारे स्टूडियो में आ ही गए। तो ठीक है सर, शुरुआत करते हैं कि पहले जान लेते हैं ना कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आजकल ना लोगों में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसको लेके। कभी मैं किसी को सवाल पूछ भी लेता हूँ कि भाई आपको लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस पता है, तो वो उल जलूल से आंसर देते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? लॉयर वो होता है लॉ की डिग्री अटेन कर लेता है। एवरीवन इज अ लॉयर हु अटेन द डिग्री ऑफ लॉ, एंड एडवोकेट हु इज ऑथराइज्ड टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। ओके, तो बेसिकली जो बार का एग्जाम क्लियर करते होंगे। ऑब्वियसली बार का एग्जाम जिसने दिया है और जो ऑथराइज हुआ है, जी। जिसके जो लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है ना, ओके। जिसको लाइसेंस मिला है कोर्ट के अंदर अपने किसी की अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कोर्ट केस के लिए, तो वो एडवोकेट है जो प्रैक्टिसिंग है। दैट वन द एडवोकेट। ओके, सो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में, कि जो शादी के बाद जो डिस्प्यूट होते हैं पति पत्नी के बीच में, लड़ाई झगड़ा, फिर डिवोर्स तक बात जाती है, फिर एलिमनी तक बात जाती है, और पता नहीं कितने रिश्ते कितने परिवार बिगड़ जाते हैं। आज हम उन लॉज के बारे में बात करेंगे, किसके लिए कौन सा लॉ बना है और क्यों बना है। तो शुरुआत करते हैं कि मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रेज होते हैं ऑब्वियसली शादी के बाद। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रेज होते हैं, है ना। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, देखो शादी हो गई है, एक दोनों अलग अलग जगह से आए होते हैं, एक नया रिश्ता शुरुआत करते हैं, उनको टाइम लगता है ना, रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी वाइब्स नहीं मैच करती, उनके थॉट नहीं मैच करते, कईयों पे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, तो बहुत से इश्यूज है जिसकी वजह से वो बात कानूनी रूप ले लेती है। मैट्रिमोनियल बेसिकली एक, वैसे तो सिविल डिस्प्यूट है, ये कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये क्रिमिनल हो जाती है। पर आज के टाइम में आपने देखा होगा क्रिमिनल डिस्प्यूट से लोग इतना नहीं डरते जितना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से डरते हैं, क्योंकि वहां पे एक लड़के की कह लो या एक लड़की की एक जिंदगी का सवाल होता है। वहां पे उनकी पूरी की पूरी लाइफ के एफर्ट्स लगे होते हैं, दो परिवार टूटते हैं, दो लोगों का रिश्ता टूटता है आपस में, और बाद में वो इस हद तक इतना गंदा हो जाता है कि उसको मतलब उससे निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जैसे आप अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट है बेसिकली, उससे कैसे डील करते हैं आप इन्हें सेपरेशन और डिवोर्स के केसेस में? सेपरेशन और डिवोर्स मैट्रिमोनियल में ना क्या होता है कि आपने शादी की, शादी के बाद अगर आपका रिश्ता चलता है तो बहुत अच्छी बात है ना। और जो मेरे थॉट कहते हैं कि वो लड़के और लड़की को दोनों को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एक अपने रिश्ते को बिल्डअप करने के लिए, ना कि एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश करके अपने रिश्तों को खत्म कर लो। फिर भी अगर रिश्ते जैसे खत्म होने की कगार पे पहुंच जाते हैं, देखो एक फॉल्ट ग्राउंड पे डिवोर्स होता है जिसे हम सेक्शन 13 का डिवोर्स कहते हैं ना, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज द कंटेस्टेड डिवोर्स, कि उसमें लड़का या लड़की एक दूसरे के अगेंस्ट, लड़की डिवोर्स लेना चाहती है तो वो केस फाइल करती है। मल्टीपल ग्राउंड्स होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज थे, डेजर्शन थी, डेजर्शन का भी टाइम होता है, आपके पास 2 साल का टाइम होना चाहिए, है ना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हो, तो मल्टीपल इश्यूज है, तो ये सेक्शन 13 में जाता है, जो दैट इज ऑन द फॉल्ट ग्राउंड। दूसरा होता है सेक्शन 13B, वो क्या होता है कि बोथ पार्टी म्यूचुअली एग्रीड फॉर द डिवोर्स, और वो अपनी पिटीशन फाइल करते हैं, दोनों
अपना वकील हायर करते हैं और अपनी पिटीशन फाइल करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाते हैं कोर्ट में और डिवोर्स लेते हैं। इनके अलावा एक चीज हो रहा है, दैट इज द जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या चीज है कि जो ग्राउंड्स है ना जुडिशियल सेपरेशन के, दे आर सिमिलर टू डिवोर्स। और दूसरी बात ये कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाती है तो उसके साथ लड़के को लड़की के साथ या लड़की को लड़के के साथ रहने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद लड़का या लड़की डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। ओके, एक कम से कम कितना टाइम लगता है मतलब एक डिवोर्स को फाइल होने में? जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग ग्राउंड्स पर डिवोर्स होते हैं, तो क्या अलग अलग टाइमिंग रहती है सबकी? देखो, अगर जो कंटेस्टेड डिवोर्स है, जाहिर सी बात है, अगर मैंने जस्ट सपोज कि किसी एक लड़के ने किसी लड़की से डिवोर्स लेना है तो केस फाइल करेगा तो इट विल टेक टाइम, उसमें तो टाइम लगेगा। हाँ, जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसका टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का। जस्ट सपोज कि किसी ने आज की डेट में केस फाइल किया, एक स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हो जाती है, तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट टाइम ग्रांट करती है 6 मंथ का। लेकिन अब तक कूलिंग पीरियड भी वेव ऑफ होने लग गया। मल्टीपल जजमेंट्स हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहती तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट कहती है कि आप अपना टाइम पीरियड वेव ऑफ करा सकते हो और आप अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करा के अपना डिवोर्स ले सकते हो। तो आजकल वैसे आपके पास तो काफ़ी सारे केसेस आते होंगे और काफ़ी केसेस में आप डील कर भी चुके होंगे। ज़्यादातर जो डिस्प्यूट रहता है वो किस में रहता है? लव मैरिज में होता है या अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा होता है? देखो, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। लव मैरिज में भी डिस्प्यूट हो सकता है और अरेंज मैरिज में, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं है कि लव मैरिज है तो डिस्प्यूट ज्यादा होंगे या फिर अरेंज मैरिज है तो डिस्प्यूट ज्यादा होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि लव मैरिज में क्या होता है कि जब शादी से पहले तो सब ओके होता है, शादी के बाद जब बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो एक दूसरे की कमियां दिखाई देने लग जाती हैं, उसमें इश्यूज आते हैं। आप कहते हो अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज में भी कुछ ऐसा हो जाता है, कई बार फैमिली इंटरफेरेंस हो जाती है, वो दोनों में हो सकती है। वो अगर अरेंज मैरिज है तब भी हो सकती है और अगर वो लव मैरिज है तब भी हो सकती है। अपन ये नहीं कह सकते कि भाई ये लव मैरिज है तो इसलिए डिस्प्यूट रेज हुआ या लव मैरिज है तो डिस्प्यूट रेज हुआ। अपने थॉट का इशू है। आप अगर अपने रिलेशंस को बिल्डअप करना चाहते हो, उसको लॉन्ग स्टेज लेके जाना चाहते हो, अपनी जनरेशंस को कुछ आप देना चाहते हो, तो वो रिश्ते लंबे चलते। जहाँ पे आपकी ईगो क्लैश होती है वो रिश्ते लंबे नहीं चल पाते। हमारे पेरेंट्स का दौर कह लो, है ना, तो मेरे फादर साहब एग्रेसिव है तो वो हम सबको धमका देते थे। हम आज भी डरते हैं अपने पिताजी से। वो टाइम कुछ और था। उन थॉट में रिश्ते बहुत लंबे चले हैं, बहुत लंबे चले। आज का इश्यूज क्या हो गया है कि सब अपने आप को एक दूसरे के इक्वल मानते हैं, एक दूसरे से सुपीरियर मानते हैं। मैंने जो पहले बोला, जो जहां आपकी ईगो स्टैंड कर जाती है वहां पे आपके रिश्ते बिल्डअप नहीं होंगे, क्लियर है। तो अगर आपने रिश्ते बिल्डअप करने हैं, बैलेंस करके चलना है। इट शुड बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। नहीं, मुझे ऐसा कभी मैंने देखा है काफ़ी रिश्तों में कि जब लव मैरिज की बात आती है तो जो पेरेंट्स होता है और सोसाइटी होती है उसका इन्वॉल्वमेंट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है भाई, तुम अपना देख लो। बट जब माँ बाप शादी करवाते हैं, जब अरेंज मैरिज होती है, बेसिकली माँ बाप की पसंद से हो रही है, मतलब पसंद तो लड़का लड़की की होती है, बट एक होता है कि फैमिली इंटरफेरेंस जब होती है तब वहाँ पे आपकी सोसाइटी और आपके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और वहाँ पे रिलेशन बचाया जा सकता है। ऐसा मैंने देखा कभी, ऐसा है क्या? ये चीजें भी आज भी लाई करती है, क्योंकि ना अब क्या होता है कि कुछ अरेंज मैरिज है तो उसमें क्या करते हैं, फैमिलीज क्या करती हैं, अपने रिलेशंस में, नॉन्स में जो रिश्ते हैं वो सर्च आउट करते हैं, ताकि उनके ऊपर अगर कोई भी इश्यूज रेज होता है तो वो एक जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना, जिसको मेंटेन करके आप रिश्तों को बैलेंस कर सकते हो, तो वो चीज तो आज भी लाई कर रही है। लेकिन एक स्टेज तक अगर किसी ने आपका प्रेशर नहीं मानना तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर एक रिश्ता किसी ने चलाना ही नहीं, आप क्या कर लोगे उसको? आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो अपने थॉट पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने रिश्ते चलाने हैं, आपने अपने रिश्ते बिल्डअप करने हैं तो वो बैलेंस होंगे। अदरवाइज कोई किसी को कुछ कहता रहे। अब टाइम चेंज हो गया,
पहले कुछ और स्टेज थी, आज कुछ और स्टेज है। प्रेशर मानने वाला प्रेशर मान भी रहा है, लोग रिश्ते चला भी रहे हैं। नहीं मानने वाला नहीं भी मान रहा, आप उसको क्या कर लो, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो ये तो आप आपसी अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक सैक्रामेंट है कि ये ना बेसिकली एक रिचुअल्स है कि लड़का लड़की की शादी हुई, हस्बैंड वाइफ बने, उसके बाद अपने जनरेशन्स आगे अपग्रेड किए और आगे रिलेशन बिल्डअप किए, है ना। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के थॉट से ही चलोगे फिर तो रिश्ता नहीं चलने वाला। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ और आप भी हैं, है ना। एज अ मैन, एज अ बॉय, भाई लॉज जो हैं वो लड़कों को लगता है कि उनके खिलाफ ही हैं सारे के सारे लॉज जो है लड़कियों के साथ ज़्यादा मतलब लाई करते हैं। बट जब एक लड़का शादी के बारे में सोचता है आज के टाइम में, तो उसे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है उसके लिए। यहाँ पे क्या कहना आपका? रिस्क में तो बरकत है। फिर आपकी शादी हो चुकी है? ऑब्वियसली मेरे पास एक बेटी है। अच्छा, तो मेरी तो शादी होगी। तो आपके लिए आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने सेम चीज मैंने बोली है कि अगर आपने रिश्ते चलाने हैं तो इससे अच्छी मोमेंट्स आपके लिए कोई नहीं है। अगर आप रिश्तों को एंजॉय करना चाहते हो तो इससे बेस्ट मोमेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिंदगी में हर चीज का एक अपना लेवल होता है। तो जब हम बचपन था तो हमारा कुछ और लेवल था, जब बड़े हुए कॉलेज गए कुछ और था, जब जॉब करने लगे तो कुछ और था, आज फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ और है। तो वैसे आपका एक पर्सनल ओपिनियन लेना चाहूँ, क्या डिवोर्स लेना सही है? डिवोर्स, और सही है तो क्यों सही है? देखो डिवोर्स लेना सही ऐसे है कि अगर आप लोगों की पे थॉट मैच नहीं हो रहे तो आप एक दूसरे का सर तो नहीं फोड़ोगे। और दूसरी बात, अगर थॉट नहीं मैच हो रहे तो आप अगर डिवोर्स ले रहे हो और लेके अलग अलग रहने का आप लोगों ने फैसला ले लिया तो आप फर्दर जो लिटिगेशंस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उससे भी बचते हो। देखो अब किसी एक कम्युनिटी या एक पार्टी को अपन टारगेट नहीं करते, है ना, क्योंकि अगर कहीं पे डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पे रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि लड़के की गलती हो सकता है लड़की की भी गलती हो, लेकिन उसकी सजा एक को नहीं मिली। फिर वही चलता है कि हाँ यार कोई लड़की के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई तो लड़का फिर लिटिगेशन सरवाइव करेगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कि हाँ ठीक है, आपने वो इश्यूज से बचने के लिए अगर आपके वाइफ नहीं मैच हो रहे हैं तो आप अपने रिश्तों को यहीं पे ड्रॉप आउट करो और फर्दर अपना लाइफ को एंजॉय करो। जब आपके पास कोई आता है कि जी हमें डिवोर्स करना है और म्यूचुअली डिवोर्स चाह रहे हैं हम लोग, क्या आप पर्सनली उनको समझाने की कोशिश करते हो एक बार की इनिशियल स्टेज पे कि भाई? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी सोचता था मैं यार इनका घर बच जाएगा, और मैं एक स्टेज पे सोचता था यार चलो एक अच्छा क्यों किसी का घर खराब हुआ। उसके बाद वो वकील को फिर बेवकूफ समझने लग जाता कि हम जिस काम के लिए आए हैं ना हमें वो दो, आप ज्ञान क्यों दे रहे हो। उसको मैंने भी चेंज करा, जो जिस काम के लिए आ रहा है हम उसको वही सर्विस दे और वही सर्विस उसको देंगे। उससे बियॉन्ड द लिमिट और बियॉन्ड द कैपेसिटी हम उसे कुछ नहीं देंगे। ठीक है, चलो ये भी आपका सही है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्टार्टिंग में कि जब कोई आता होगा तो स्टार्टिंग में ऐसा है ना, जब नए नए हम कोई पड़ाव पे चढ़ते हैं तो हमें रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने भी सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ और होप्स आगे भी सीखता ही रहूँगा, क्योंकि ना वकालत एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपको लास्ट टाइम तक सीखना ही है। कुछ ऐसा भी है क्या कि वकालत में इमोशंस नहीं होते, कहते इमोशंस को मारना पड़ता है अपने? इमोशंस हर जगह है, लेकिन आपकी स्टेज देखी जाती है कि कहीं पे इमोशंस की वैल्यू है या नहीं है। आज के टाइम में शादी के केसेस में जो मैट्रिमोनियल वाले डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा ऐसा लॉ है? एक टर्म है मिसयूज करना, लॉ का मिसयूज करना। कौन सा वो लॉ है जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है आज के टाइम में? 498A, जो क्रूअल्टी अगेंस्ट व्यूमेन, जो आज की डेट में BNS 8586, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द वुमेन असॉल्ट वायलेंस, डॉरी हरासमेंट से या फिर अदर इश्यू से बचाने के लिए एक 498A IPC बनाया गया था, जो आज की डेट में 8586 BNS है। तो वो बनाया इसलिए गया था कि भाई इनको प्रोटेक्ट किया जाए, और काफी हद तक व्यूमेंस को प्रोटेक्ट भी किया गया है और आगे भी किए जा रहे हैं। लेकिन आप कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी चीज है, हर चीज की एक मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होती है। आप
कोई हो सकता है कि कोई इसका मिसयूज भी कर रहा हो, लेकिन कोर्ट में जब आपके एविडेंस, आपकी स्टेटमेंट है, पिटीशन है, और जब ये चीज़ें प्रिवेल होती हैं, सब कुछ, देखो कोर्ट से कुछ नहीं छुप सकता। आप अगर ये कहो कि भैया मैंने झूठ बोल के किसी के साथ कुछ कर लिया, वो चीज़ एक ना एक दिन तो आपके सामने आ ही जाएगी, आप उसे छुपा नहीं सकते। अगर आप ये सोचो मैं झूठ बोल के मैं किसी के साथ कुछ गलत कर दूंगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है, आपके मतलब फील्ड का ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि कानून अंधा होता है। तो कानून कितना अंधा है? मतलब कानून अंधा ये नहीं है कि कानून को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानून को सब दिखाई दे रहा है, कानून के हाथ लंबे हैं। बात ये होती है कि जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, नोबडी नोज कि कौन गलत है और कौन सही है। एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, पिटीशंस फाइल होती हैं, स्टेटमेंटें होती हैं, एविडेंस होते हैं, प्रूफ सबमिट होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। क्या होता है कि टाइम लगता है। जो कोर्ट ट्रायल है ना, दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कानून अंधा नहीं है, कानून बिल्कुल सही है, कानून अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि कानून के अंदर जो लिखा है, हम बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द नेचर हम नहीं जा सकते। अगर आप हर चीज़ को फॉलो करते हो तो वो आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आएंगे, ना कि आपको डिग्रेड करेंगे। क्या होता है कि आप अब टाइम कंज्यूमिंग को आप ये कह दो कि कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं है। कानून अंधा क्यों है? कानून को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको प्रूव तो करना है ना कानून को, आपको बताना है आपने गलत नहीं किया। ठीक है, एक उस राइट सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। तो आप अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो यू नीड टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव। समटाइम ऐसा भी तो होता है कि कोई जो इंसान झूठ बोल रहा है वो जीत जाता है और जो बेसिकली इनोसेंट होता है वो मारा जाता है। उसका भी है, उसके लिए भी सर कोर्ट में क्या है कि हम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अगर हम आप एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में से कोई केस जो सपोज हार जाते हैं, उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट के बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं बचता। उसके बाद तो आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे जहाँ पे लोग उम्र कैद काट के आते हैं, 7-7, 8-8 साल, 9-9 साल जेल में काट के आते हैं, बाद में वो इनोसेंट प्रूव होते हैं। बाद में इनोसेंट, वो भी है एक कंसेप्ट कि भाई उनका क्या, वो उम्र के जो इतने साल उसने काटे और वो जो उसने लाइफ गवाई अपनी, वो उसकी जिंदगी के प्रीशियस साल थे, वो चले गए, उसके बाद लॉ का क्या है उसके लिए हम लॉ को गलत नहीं ठहरा सकते। उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने झूठ को सच बना के न्याय प्रणाली के सामने रखा। उसके लिए न्याय जिम्मेदार नहीं है, न्याय अपनी जगह स्टेबल है। अब कोई झूठ बना के कोर्ट के सामने रख रहा है, चलो वो आज नहीं सामने आएगा, वो सुपीरियर कोर्ट में सामने आएगा, वहां नहीं आएगा, अपेक्स कोर्ट में सामने, वो सामने तो आ जाएगा, छुपेगा तो नहीं। इसमें हम ना तो न्याय प्रणाली को दोष दे सकते, ना हम लॉ को दोष दे सकते। दोष तो उनका है जिन्होंने झूठ को सच बना के कोर्ट के सामने पेश करा। और इसके लिए भी बहुत रेमेडीज हैं हमारे लॉ में, बस आपको रेमेडीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको सही एडवोकेट के साथ कंसल्ट करना है, और आपको अपने राइट्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके इश्यूज हैं, उन सब का सोल्यूशन हमारे लॉज में है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड यूज किया था, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी से चेंज करके इसको बीएनएस किया गया, ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली आईपीसी था इंडियन पैनल कोड। तो अब हमारे जो नए लॉ प्रिवेल हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुई है हमारे में, अब आईपीसी को चेंज करके बीएनएस बना दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। जो सीआरपीसी थी उसको चेंज करके बना दिया गया बीएनएसएस। जैसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय न्याय। तो कुछ चीज़ें हैं, अब ये कुछ अमेंडमेंट हुई है, कुछ लॉ नए प्रिवेल हुए हैं, कुछ सेक्शंस ऐड हुए हैं, कुछ री अपील हुए हैं, तो वो हमारे वेलफेयर के लिए ही ऐड हुए हैं। उसके अंदर काफ़ी चेंजेस ऐसे आए हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए। ऑब्वियसली सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। चलो, ये तो बात रही बीएनएस के बारे में नॉलेज की। बैक टू द टॉपिक आते हैं और बात करते हैं अपना वही मैट्रिमोनियल जो हमारा टॉपिक चल रहा था। अच्छा, सब कुछ हो गया, अब बारी आती है डिवोर्स के बाद की, जो
कोर्ट ऑर्डर करता है एलिमनी के लिए, है ना। तो एलिमनी मतलब सिर्फ, मैंने तो आज तक यही सुना है कि लड़कियां जो है बेसिकली लड़कियों को मिलती है एलिमनी, क्या लड़कों को भी मिल सकती है और क्या तरीके हैं? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24-25 आप उसे अगर रीड आउट करोगे तो 24 इज फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड 25 फॉर परमानेंट एलिमनी। इनमें both of the any of the spouse can seek the maintenance any of the spouse who is dependent। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो अगर मेरा डिवोर्स होता है तो मेरी वाइफ जो होगी वो मुझे देगी? अगर आप अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट अच्छा। हो एंड शी इज कैपेबल इनफ तो आप उससे मेंटेनेंस सीख कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कुछ लोगों के, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि लड़का कुछ भी नहीं करता है, उसके बावजूद उसको देना पड़ रहा है, कोर्ट ने बोला जेल जा या तो दे। सीआरपीसी में सेक्शन 125 है जो अब बीएनएस 144 है कि उसमें क्या होता है, सिर्फ वाइफ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन कैन सीक द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसेस। बट इन हिंदू मैरिज एक्ट एनी ऑफ द पार्टी कैन सीक द मेंटेनेंस। अगर आप चाहो, आप कुछ नहीं करते और आप डिपेंड हो अपनी वाइफ पे और आपकी अर्निंग नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में आप उनसे मेंटेनेंस ले भी सकते हो। इट शुड बी डन। बट जनरली ऐसा होता कहाँ है? आपने अभी केस लॉ नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, आपने ऐसे कितने केसेस अभी देखे होंगे जिनके अंदर ऐसा हुआ हो? कोई पेचीदा केस के बारे में बताइए अपने। नाम बदल दीजिए आप, पर केस बताइए। एक बार क्या हुआ था कि मैंने केस फाइल करा और ना फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा हुआ कि मैंने लड़के की साइड से केस फाइल कर दिया और ये बोल के कि भाई ये लड़का अर्न नहीं करता। बात ये हुई थी कि लड़की ने इशू रेज किए, शादी के बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, लड़की ने लड़के के ऊपर केस कर दिया, एफआईआर कटवा दी और मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। तो जिस वजह से उस लड़के की नौकरी चली गई, और वो जेन्युइन रीजन है, अब लड़के की नौकरी चली गई है ना। अब वो लड़का क्या करेगा? अब ये कोई नहीं देखेगा कि भाई इसकी नौकरी गई है, उसके रीजन क्या थे, उसके पीछे रीजन क्या थे, है ना। ये कोई नहीं देखेगा, बस ये कहेंगे कि यार तो लड़का है तो तुझे मेंटेनेंस देनी। तो उस लड़के की मैंने मेंटेनेंस फाइल कर दी। अब मेंटेनेंस फाइल कर दी। मेंटेनेंस पहले तो मजाक करने लगे, कुलीग थे साथ में, और दूसरा जो दूसरी पार्टी थी उनके एडवोकेट ने भी कहा, कहते यार ऐसे कौन मेंटेनेंस ले। मैं कहा मैं तो नहीं कह रहा ना आपको मेंटेनेंस ले रहे हो आप, मैं मेंटेनेंस मांग रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं आप लोगों को कह रहा, ये हमारे लॉ कह रहे हैं, हम बियॉन्ड द लॉ तो नहीं जा रहे। जो लॉ के अंदर लिखा है हम तो लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हमने लॉ फॉलो किया, हमें मेंटेनेंस चाहिए और भाई इसके पास अर्निंग नहीं है और इसे अर्निंग देनी है। रियल बताता हूँ, वहाँ पे वो नौबत ही नहीं आई कि उसको मेंटेनेंस की ग्रांट होनी थी या नहीं होनी थी। उस टाइम जब तक कि उसका कुछ रिजल्ट, कुछ आउटपुट निकलती, वन टाइम एलिमनी लेके डिस्पोज ऑफ हो गया था। ये केस मैंने अपनी लाइफ में एलिमनी के लिए ढूंढा था। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि किसी लड़के को एलिमनी मिल जाए? होता है सर। कभी दिलवाई किसी को? मैंने एक फाइल किया था, जब तक कि उसके कुछ आउटपुट निकलते वो वन टाइम एलिमनी में डिस्पोज ऑफ हो गया। लेकिन ऐसा है कि भाई आप उसमें देखो, ये चीज़ें कुछ नई नहीं है। ये जो चीज़ें हमारे लॉ में लिखी है, जो चीज़ें हमारे लॉ में है, जो हमारे एक्ट्स में है, बेयर एक्ट्स में है, हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आप उससे बाहर तो नहीं ना जा रहे। आप तो वही मांग रहे हो ना जो हमारे लॉ के अंदर लिखा है। आप कुछ नया तो नहीं मांग रहे। हाँ, अभी जजमेंटें बहुत आ गई है, हाई कोर्ट्स की बहुत जजमेंट है, कई कोर्ट्स ने दी है, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि अगर लड़की इनफ कैपेबल है टू अर्न, शी इज एजुकेटेड और इनफ कैपेबल एंड शी इज अर्निंग, तो उसे मेंटेनेंस नहीं ग्रांट होगी, बिना सोचे समझे। पूरा उसका हिसाब देख के, उसको सोच समझ के ही कोर्ट उसको कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट करेगी। तो अब चेंज आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखो हर लॉज के कुछ भी है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, यूज, मिसयूज सब है। तो कुछ का हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो न्याय प्रणाली सब देख रही है कहाँ पे इनका सही यूज हो रहा है, कहाँ इनका गलत यूज हो रहा है। न्याय प्रणाली वो हमें ही जज करने को बैठे हैं। उन्हें जज इसीलिए बोला जाता है कि वो हम लोगों को ही जज कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, सो नो नीड टू स्केयर। ओके। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है कि जो ऐसे डिवोर्स वाले केस होते हैं ना, उसमें आउटसाइड द कोर्ट ही लोग, मतलब पहले केस फाइल होता है, चल रहा है बीच में, पर आउटसाइड द कोर्ट ही लोग ना सेटलमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है ना, एक सिविल नेचर का है। अगर आप, मैं बताता हूँ, कोर्ट, अगर आपने केस फाइल करा है, पहले कोर्ट भी ना आपको रास्ता देती है, रिकंसाइलेशन का रास्ता देती है, मीडिएशन का रास्ता देती है। कोर्ट कहेगी यार आपको अगर सॉर्ट आउट होता है एट एनी ऑफ द स्टेज, तो यू कैन सॉर्ट आउट।
रिकंसाइल होता है, मीडिएशन होती है। जब इसके बाद भी कुछ नहीं होता, मीडिएशन में भी काफी तारीख लगती है, आप दोनों पार्टियों को वहां पे बुलाया जाता है, उनकी मीडिएशन कराने की कोशिश की जाती है कि चलो यार इनका एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाए। जब बिल्कुल ही नहीं होता, फिर क्या करते, फिर कोर्ट को जब पता ही है कि भाई हाँ आप इसका मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो उनके पास भी देखो, दोनों पार्टीज के पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप इसको कंटेस्ट करो, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाओ और इसको लिंगर ऑन करो। दूसरा है कि यार आप दोनों ने एक चीज सोच ली है कि हम दोनों तो साथ रहना ही नहीं है, हमने नहीं साथ में रहना। उस स्टेज पे आप क्या करोगे कि आप अपने मैटर को एमिकेबली भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे? आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर दो, यार हमने रहना नहीं है। आप दोनों पार्टीज की अगर कोई सेटलमेंट होती है तो आप अपने लेवल पे करो और इसको म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर लो। न्याय प्रणाली ने सबके लिए सारे रास्ते खुले छोड़े। जब कोई उन रास्तों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, तभी तो कोर्ट की जरूरत पड़ रही है। कोर्ट में तो तभी जा रहे हैं ना जब आप गलत रास्ते पे आ रहे हो। अच्छा, आज के टाइम में कितने परसेंट मतलब फेल, जो फॉल्स मतलब केसेस होते हैं, आज तक आपने देखा होगा कि फॉल्स एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, फॉल्स केसेस बहुत होते हैं, तो कितना परसेंट रहता है कि झूठा ही है भाई? आपको पता लग जाता है स्टार्टिंग में? सारा दिन अगर बंदा कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे ये तो पता होता है कि कितना जेन्युइन है केस। वकील क्या करता है कि एक फीस चार्ज करता है, वो फीस चार्ज करता है सर्विस की। बेसिकली वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये नहीं है कि वकील झूठे को सहारा लगा रहा है कोर्ट में। वकील ऐसे काम नहीं करता। वकील को तो आप जो प्रूफ दोगे, जो भी प्रूफ आप दोगे, वकील तो उसके हिसाब से काम करेगा, है ना। वकील का काम ही आपको रिप्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर। ये आपके ऊपर है कि आप क्या एविडेंस, आप क्या डॉक्यूमेंट्स आप उसको वकील को दे रहे हो। दूसरी बात, अगर आपके एविडेंस, आपकी स्टेटमेंट्स, आपके रिकॉर्ड्स सब जेन्युइन है तो डेफिनेटली कोर्ट उसको कंसीडर करती है। हाँ, और अगर आप वो बोगस है और वो फेक है तो कोर्ट को वो भी पता होता है कि भाई आप ये क्या पेश कर रहे हो। वो चीजें सारी टाइम टू टाइम वो खुल जाती है। आप ये नहीं, कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते आप कि आपने सोचा मैंने कोर्ट को गुमराह कर दिया, तो वो नहीं होगा, ना वो हो सकता। क्या होता है कि वो भी इस दिन में कितने केसेस हैं जो डील करते हैं, उनको भी पता है कि भाई कोई किस तरीके से क्या चीज़ पेश कर रहा है। जेन्युइनिटी एक जो वर्ड है ना, जेन्युइनिटी, कोई चीज़ जेन्युइन है, आपने कोई रिकॉर्ड, कोई एविडेंस। पहले क्या होता था कि लड़की ने एलिगेशंस लगा दिए, इसने मुझे मारा, इसने मुझे पीटा, उसमें कोर्ट, उसमें क्या कहते थे, पुलिस प्रशासन क्या कहता था, न्याय प्रणाली, मेडिकल हुआ है, कोई मेडिकल हुआ होगा आपका, मेडिकल दो, चलो ठीक है, मेडिकल ले लेते थे, मेडिकल भी करवा लेते थे, ठीक है। तो खाली ये तो नहीं ना कि भाई आपने खाली मार पिटाई होगी और आपने जाके मेडिकल करा लिया और आपने पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में सबमिट कर दिया। कोई आप दोनों की वायलेंस भी हुई होगी, आप दोनों के अंदर कहासुनी भी हुई होगी। अब जो नया BSC आया है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो यही चीज है कि अब कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल है। अब कोर्ट के अंदर आप उसको एविडेंस दो। और ये व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये अब सब कोर्ट में एडमिसिबल है। अभी कोर्ट एडमिट करती, जेन्युइन प्रूफ है कि भाई आपकी एक चीज रिकॉर्ड की गई है, आपने किसी को मिस लैंग्वेज यूज, फिल्थी लैंग्वेज यूज की है, और आप ये दे रहे हो कि हाँ पर्टिकुलर नंबर से, पर्टिकुलर फोन से, और इस नंबर पे, इस फोन पे मुझे ये चीजें आई है, तो आप उसे भी कोर्ट में सबमिट कर रहे हो तो उसको कंसीडर किया जाता है। अच्छा, जो ये मैट्रिमोनियल किस्से होते हैं, ये लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स होते हैं, मैंने कुछ रील्स देखी हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स या आप कह लीजिए कुछ एडवोकेट्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और वीडियोस बनाते हैं, और वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं, प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली? एक्चुअली ये एग्रीमेंट डिफाइन करता है आपकी लायबिलिटी, ठीक है, आपके डिस्प्यूट है एट द टाइम ऑफ डेथ और सेपरेशन। ये हमारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। ये कोर्ट को बाउंड भी नहीं करता, ठीक है। ये कंसेप्ट है वॉइड का, प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट है, ये वॉइड का कंसेप्ट है, वॉइड है ये। तो फिर इसका फायदा क्या ये है? स्ट्रिक्टली इलीगल भी नहीं है, मैंने बोला ना आपको, ये स्ट्रिक्टली इलीगल भी नहीं है। बस ये है कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने आप कोई रिश्ता शुरू किया है तो आपने एक प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैंने तो पहले ही बोला था आपको शुरुआत में ही
कि जो मैरिज है ना, मैरिज इज अ सैक्रामेंट, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अपॉन यू हाउ टू डील। अच्छा, जो पंचायत में बेसिकली केसेस आते हैं ना, जो डिवोर्स करवा देती है पंचायत, किसी का अलग करवा देते हैं, और उसके बावजूद अगर वो लोग साथ में रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोई सोल्यूशन होता है उसका? तो पंचायत का, पहली बात तो पंचायत का डिवोर्स वैलिड नहीं होता। कुछ अच्छा। कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, 2-3 कम्युनिटीज़ ये ऐसी गांव के लोगों में ज़्यादा ये रहता है। ऑब्वियसली कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे ये जो पंचायती डिवोर्स है वो कंसीडर किया जाता है, पंचायती डिवोर्स होता है। और जो पंचायती डिवोर्स है वो ऐसे नहीं, उससे भी सारे जो कस्टम्स हैं उसे प्रिवेल करने पड़ेंगे। वो ऐसे नहीं कि प्रूवन कस्टम्स होंगे तभी वो वैलिड होगा। ऐसे नहीं कि भाई आपने डिवोर्स ले लिया, और अगर कोई कोर्ट में मान लो कल को कोई बंदा, जस्ट सपोज कि कोई मैरिज का इशू आता है तो मैरिज के लिए जाते हैं, तो उस स्टेज पे भी क्या होता है कि आपने, कोर्ट भी ये कहती है कि आपने क्या वो जो आपने कस्टम्स परफॉर्म करने थे प्रूवन, आप ना हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 29 क्लोज 2 रीड आउट करो, आपको बेसिक बेसिक पता चल जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 29 क्लोज 2, आप इसको पढ़ोगे, छोटा सा है, 4 लाइनों का है, उसे पढ़ो, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है, लेकिन ट्रैक एंड रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कोई जो कस्टम्स हैं वो परफॉर्म करे जिससे कि आपका डिवोर्स हुआ है। ओके, देन यू कैन सीक फॉर समवन एल्स। बिल्कुल। डिवोर्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर लड़का चाहता है, बेसिकली जो पार्टनर है वो चाह रहा है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाह रहा भाई, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोई तरीका या कोई सोल्यूशन होता देखो है? वो भी 2 तरह के हैं। वो इसलिए नहीं डिवोर्स लेना चाह रहा कि वो इस लड़की को उसने तंग करना है, हम्म। वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए तो लड़की के पास भी लॉट्स ऑफ रेमेडीज है। दूसरा, अगर वो अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, बचाने के लिए अगर कोई ऑप्शन ढूंढता है कि यार मुझे इससे डिवोर्स नहीं लेना और मुझे अपना रिलेशन मेंटेन करना है, तो एक सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन डलती है, सेक्शन 9 की फैमिली कोड में। वो एप्लीकेशन डाल के वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मैं अपनी वाइफ को अपने घर लाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ अपना रिश्ता मेंटेन करना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ। कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट सेकंड पार्टी को ऑर्डर कर सकती है कि आप रिज्यूम करो अपनी कोहैबिटेशन। अब देखो, फिजिकली होने के लिए कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, भाई कोई किसी को नहीं कह सकता कि भाई आप ये सब करो, लेकिन वो आपको एक ये ऑर्डर कर सकती है कि आप अपने रिश्तों को मेंटेन करो, आप अपने रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश करो, आप अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपके रिश्ते नहीं चलते हैं तो आपके पास अदर रेमेडीज पड़ी हैं, आपके पास बतेरे रास्ते हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन आप एटलीस्ट उसको एक मौका तो दो। अगर कोई बंदे ने सेक्शन 9, ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि आपने, अगला आपके साथ रहना चाहता है तो आप उसको एक चांस तो दो, आप अपने रिलेशंस रिज्यूम करो, ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करो। अगर फिर भी नहीं बनता है, फिर भी आपको लगता है यार नई बात बन रही है, तो फिर आपके पास और रेमेडीज है और रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता देख सकते हो। अच्छा, लड़कियों के पास तो रास्ते ही बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर लड़कों का क्या होगा? एक सवाल और मेरा आ रहा है बीच में कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अब लड़कियां बेसिकली उनके पास तो बहुत सारे लॉ ऑलरेडी हैं ही हैं, बट ये सवाल थोड़ा अलग भी है। जो लड़की है बेसिकली, अगर वो अपने हस्बैंड को फिजिकल इंटीमेसी के लिए मना कर रही है, तो क्या उस ग्राउंड पे जो लड़का है बेसिकली, क्या वो डिवोर्स फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई लड़की अपने हस्बैंड को नहीं अपने रिलेशन में रहने देना चाहती तो वो ये ग्राउंड बनता है, डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। अडल्ट्री हो गया, या फिर आपके रिलेशंस नहीं है, डेजर्शन, एक डेजर्शन वर्ड बोला था मैंने स्टार्टिंग में। डेजर्शन का टाइम होता है 2 साल का। अगर 2 साल आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, आप नहीं रहे साथ में, आप लोगों ने कुछ नहीं, आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं चला 2 साल, तो 2 साल का टाइम पीरियड होता है,
ठीक है। आप उसके बाद आप फर्दर सीख कर सकते हो, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो, ग्राउंड है ये आपके पास। मैं कुछ क्वेश्चन अभी रैपिडली पूछना चाहूंगा आपसे, जल्दी जल्दी आप 2-2 लाइनों में उनके आंसर देना मुझे। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट, मेरा पहला जो भी सवाल था अभी आपने बताया कि वो ले सकता है, ये मतलब फिजिकल क्रुएल्टी में या मेंटल क्रुएल्टी में आता होगा बेसिकली, है ना। बट अगर उसी केस में लड़की, अगर ऐसा लड़की की साइड से भी ऐसा हो रहा है कि लड़की मतलब अपनी मर्जी से चली गई है छोड़ के आपको, तो वहां पे क्या डिवोर्स लड़का जब ले रहा है तो वहां पे एलिमनी देनी पड़ेगी, हाँ या ना में क्या आंसर होगा? लड़का देखो अगर अपनी मर्जी से लड़की जा चुकी है, लड़की जा चुकी है अपनी मर्जी से, लेकिन वो सिर्फ उसके पास ट्रैक एंड रिकॉर्ड होना चाहिए, वो ये भी नहीं ना कोई जानता, ये तो आपको साबित करना है। बट अगर अगर लड़का लड़का बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं साथ रहना चाहता हूँ, ये तो खुद ही नहीं, ये खाली ग्राउंड नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से चली गई है और उसको एलिमनी नहीं, उसको एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। एक चीज और रहती है आज के टाइम में, क्या होता है ना कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लड़का या लड़की में से कोई ना कोई एडल्ट्री में पकड़ा जाता है किसी और पार्टनर के साथ, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अभी कुछ न्यू जो लॉज आए हैं वहां पे उन्होंने इसको लीगल भी बोल दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल है, आप कर सकते हो। पर ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कितना हद तक सही था, और मतलब हमारे संस्कारों के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो किस हिसाब तक सही था? देखो, रिश्ते चलते हैं ट्रस्ट पे, जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे रिलेशंस नहीं है। अगर आपने फिर भी रिश्ते चलाने हैं, बहुत से लोग सेक्रीफाइस करके रिश्ते चलाते हैं, लेकिन इट कैन बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अच्छा, पर अगर ये लड़की की साइड से हो, लड़की ने लड़के को चीट किया मान लीजिए, और उसके बाद लड़की बोल रही है कि मैं नहीं रहना चाहती अब, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद एलिमनी बनती है? नहीं, एलिमनी तो तब बनेगी ना जब वो लड़की अगर उसके साथ रहना नहीं चाहती और वो लड़की किसी और के साथ रिलेशन में है, और फिर भी वो एक उससे खर्चा मांग रही है या उससे एलिमनी मांग रही है, वो मैटर है ट्रायल का, वो भी साबित करे। अगर वो कह रही है मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो लड़का भी कहेगा ना जी मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और या फिर वो लड़की कहे जी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, और अगर ये चाहे तो भाई मुझसे म्यूचुअल डिवोर्स ले ले। दोनों स्टेप्स हैं, दोनों राइट्स हैं, दोनों रेमेडीज हैं, उसके पास भी और उसके पास भी। खाली इस चीज़ से नहीं कि भाई वो नहीं रहना चाहती, वो फिर भी एलिमनी उसको क्लेम करेगी। हो सकता है वो ना करना चाहे। जैसे मान लीजिए अभी लड़की ने चीट किया, अब लड़का परेशान है इस बात को लेके, ना लड़के के पास जॉब है ना कुछ भी है, ठीक है। अब लड़की उसको छोड़ के जा चुकी है, दोनों में से स्पाउस में से सिर्फ वाइफ जो है वर्किंग थी, जो लड़का था बेसिकली हस्बैंड था वो वर्किंग नहीं था, ना वो काम करता था उस टाइम पे शादी के दौरान भी जब वो रिलेशन में थे। अब उसके बाद लड़का वही है, स्टिल उसी पोजीशन पे है, बट लड़की अब आउट हो चुकी है वहां से किसी और के साथ। वो चाह रही है कि मैं अब लड़के के साथ नहीं रहूंगी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब उसके बाद उस ग्राउंड पे लड़के को कुछ देना पड़ेगा? सेम बात, अभी जो सेम मैंने आपको पीछे रिपीट की, लड़के को तब देना पड़ेगा ना जब वो लड़की उससे मांगेगी, पहली बात। ओके, चलो ठीक है, वो उससे मांगती है तो लड़का ये तो कहे, अगर वो रिश्ते चलाएगा तो वो उसके लिए काम भी तो करेगा। ठीक और है। मैंने आपको एक चीज और बोली थी, हिंदू मैरिज एक्ट में एनी ऑफ द स्पाउस कैन क्लेम मेंटेनेंस और एलिमनी। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे यही जानना चाह रहा हूँ कि अब लड़का क्लेम कर सकता है क्या? ऑब्वियसली लड़का क्लेम कर सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, सेक्शन 24 पढ़ो आप, इंटरिम है, और जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट एलिमनी है। बिल्कुल। सो दोस्तों, पॉडकास्ट काफी लंबा हो चुका है और आप देख चुके हो भाई पंकज जी ने काफी चीजों का बड़ी मतलब इंटेलिजेंस के साथ आपने जो जवाब दिया, और आप थोड़े डिप्लोमेट भी हुए कहीं कहीं पे बीच में। अब देखिए, ऐसा है कि अगर आप में से कोई चाहता है, कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग या किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो पंकज जी बैठे, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, इनके ऑफिस का एड्रेस दे दिया जाएगा, वहां पे आप इनसे जाके कंसल्ट करिए। भाई कंसल्ट करोगे, कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है इतने खास कि बहुत ज्यादा, हाँ कोई मिनिमल सी फीस होगी, ठीक है, वो आप पे कीजिए और कंसल्टेशन लीजिए, और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं उससे तो सर है ही आपके लिए, है ना। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।